नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज के लेक्चर में सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी में हम चर्चा करेंगे अरिस्टोटल के सद्गुण पर। अरस्तु यानी अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्च्यू है, अरस्तु ने जो सद्गुण के बारे में कहा है, उसका स्वरूप क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसको कैसे एक्सप्लेन किया है उसने, और फिर उनका मैनेजमेंट में किस तरह से उपयोगिता हो सकती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट में जो प्लेटो है उसके जो कंसेप्ट है वर्च्यू का, 4 वर्च्यू उसने बताए हैं। उन 4 वर्च्यू का किस प्रकार से रोल है और किस प्रकार वो एप्लीकेबल है मैनेजमेंट में। सिंपली हम अरिस्टोटल को देखेंगे कि वहाँ पे अरिस्टोटल के वर्च्यू यानी अरस्तु का जो कंसेप्ट ऑफ सद्गुण का जो अवधारणा है, विचार है, उसका किस प्रकार से उपयोग हो सकता है मैनेजमेंट में। अरिस्टोटल ने बेसिकली शुरू में 2 प्रकार की प्रवृत्ति मानी है। आत्मा यानी कि आत्मा में 2 प्रकार की प्रवृत्ति मानी है, जो कि आत्मा के 2 टाइप या 2 भाग हम मान सकते हैं। एक होती है प्रवृत्ति जिसको बोला उन्होंने रीज़न, और एक होती है डोमिनेटेड बाय। फर्स्टली होती है जो रीज़न से डोमिनेट होती है। सेकेंडली जो प्रवृत्ति होती है आत्मा की जो दूसरी, वो होती है जो हमारे पैशन से, हमारे इमोशंस से, हमारे मोटिवेशंस से डोमिनेट होती है। स्पष्ट करते हैं थोड़ा। जो एक प्रकृति होती है कि जो कि हमारा जो बुद्धि है, हमारी जो रीजन है, तर्क शक्ति है, बुद्धिमत्ता है, उसके द्वारा हम हमारी जो आत्मा है, हमारी जो स्पिरिट है, वो डेवलप होती है। और दूसरा वो होता है जो कि वही स्पिरिट हमारी जो है, वो ये आत्मा जो हमारी, वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इमोशंस, हमारी भावनाओं में, हमारी संवेगों में आदि में पूरी तरह से डोमिनेट होती है। ठीक। तो ये 2 प्रकार की जो हमारी प्रवृत्ति है आत्मा की, प्रकृति है आत्मा की, ये अरिस्टोटल ने जन्मजात नहीं मानी है। उन्होंने सीधा माना है कि ये आदमी बचपन से हैबिट के अनुसार, एटमॉस्फेयर के अनुसार, कंडीशंस के अनुसार अपने अंदर डेवलप करता है, अपनी हैबिट्स में लाता है। इन 2 प्रकार की प्रवृत्ति से 2 प्रकार के नैतिक सद्गुणों की वो बात करता है। पहले जिनमें होता है वो कहता है कि कार्डिनल वर्च्यू। कार्डिनल वर्च्यू यानी कि जो प्राकृतिक हैं, जो प्रवृत्ति के अनुसार जो वर्च्यू हैं, जो कि पूर्ण हैं अपने आप में, तो वो होते सबके अंदर हैं। डेवलप कौन होते हैं नहीं होते उस पर डिपेंड करता है। दूसरा उसने माना ऑर्डिनल वर्च्यू, जब जिन पे जो कि हमारी भावनाओं का जिन पे अधिकार होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कुछ चीज़ें जो हमें बचपन से मिलती हैं, जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना, देखने की शक्ति, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम डेवलप करते हैं कि हमें क्या देखना है, क्या समझना है, प्यास लगे तो क्या पीना है। ये हमारी हैबिट पे डिपेंड करता है, हमारे नेचर पे, एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है। तो जो पहले जो कार्डिनल वर्च्यू हैं वो फर्स्ट टाइप के हैं, और सेकंड जो ऑर्डिनल वर्च्यू हैं वो सेकंड टाइप के हैं। तो ऑर्डिनल वर्च्यू को उन्होंने प्रैक्टिकल थिंकिंग बोला है। प्रैक्टिकल हम व्यवहारिक रूप में किस तरह से विचार करते हैं, सोचते हैं। और जो कार्डिनल वर्च्यू है उनको उन्होंने थ्योरेटिकल रीजनिंग कहा है। तो ह्यूमन को उन्होंने एक एथिकल वर्चुअस एजेंट माना है, यानी कि जो व्यक्ति नैतिक रूप से सद्गुणों को निर्वहन करने वाला एजेंट है, वो हर एक मनुष्य है। वो किस रूप में एजेंट बनता है, कैसे उनको फॉलो करता है, ये उस पर निर्भर करता है। हम बात करते हैं, अरिस्टोटल कहते हैं ऑल फ्री मेल्स आर बोर्न विद द पोटेंशियलिटी टू बिकम एथिकली वर्चुअस एंड प्रैक्टिकली वाइज, बट to achieve these one need to have a habit since his childhood. जितने भी पैदा होते हैं, जो भी हैं, उनको जो शक्ति मिलती है बुद्धि की या नैतिकता की जो शक्ति मिलती है, वो सबको समान मिलती है। और डेवलप करने का जो काम है वो हर मनुष्य के, उसको हैबिट यानी बचपन से अपनी हैबिट में उसे ला के उसे डेवलप करना पड़ता है, वरना वो डेवलप नहीं हो पाती है। तो डेवलप करने के लिए हम हैबिट की कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है। तो
इस प्रकार इस प्रकार बड़ी समस्या है इसके साथ। तो इस प्रकार ये एक उन्होंने नैतिक सद्गुण जो है उनका हर व्यक्ति के अंदर बचपन से माना है। तो सेकेंडली हम बात करेंगे तो जो वर्चुअस मेक्स द गोल राइट, वर्चूज मेक द गोल राइट, प्रैक्टिकल विजडम द थिंग्स लीडिंग टू इट। दो है, एक तो वर्च्यू होता है वो हमारा जो उद्देश्य होता है किसी कार्य को करने का, उसका राइट और रॉन्ग का डिसीजन करते हैं। तो वर्च्यू होते हैं जो ये बताते हैं हमें कि कौन सी चीज़, गुण जो सद्गुण जो है वो हमें बताते हैं कि कौन सी चीज़ करने योग्य है, कौन सी चीज़ करने योग्य नहीं है। तो वो राइट और रॉन्ग का डिसीजन जो है वर्च्यू लेते हैं। और जो हमारा प्रैक्टिकल विजडम है, जो हम व्यवहारिक बुद्धि जो है हमारी, जो हम यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, जो कि हमेशा कहीं ना कहीं भावनाओं से और संवेगों से गुथी हुई होती है, और उन संवेगों और भावनाओं को किस तरह से बैलेंस करके वो काम करता है, ये है हमारी व्यवहारिक बुद्धि, विच वी कॉल द विवेक, इंटेलेक्ट। जो विवेक हम यूज़ करते हैं उस विवेक की बात यहाँ पे वो करते हैं कि उसको जब हम यूज़ करते हैं तो वो आपके कर्मों को राइट और रॉन्ग बनाती है। आपके जो वर्च्यू हैं कार्डिनली आपको जो मिले हुए हैं वो आपके उद्देश्य को राइट बताते हैं, सही बताते हैं। आपका जो गोल है उसको राइट मतलब राइट और रॉन्ग का डिसीजन लेते हैं। लेकिन आपकी जो विवेक है वो आपके व्यवहारिक पहलू, जो आपके कर्म हैं, एक्टिव जो आप रहते हो, उसको राइट और रॉन्ग का डिसीजन लेते हैं। द virtuous person take pleasure in exercising his intellectual skills। बड़ी सीधी सी बात है। जो कि गुणवान व्यक्ति जो होता है, जिसके अंदर सद्गुण होते हैं, जिसने बचपन से डेवलप किए हैं, सद्गुण का अर्थ करते हुए नैतिकता की बात नहीं कर रहा वो, नैतिक सद्गुण अलग है। वहाँ पे जो सद्गुण की बात कर रहा है तो जो अरस्तु है वो हमारे कंप्लीट सद्गुण, जो हमारे इंटरनल पार्ट हैं, जो हमारे साथ आए हैं बुद्धि में, उनकी वो बात कर रहा है। उसमें आपके नैतिक सद्गुण ऑटोमेटिक अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि नैतिकता स्टार्ट ही वहाँ से होती है जब हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं, हमारे संवेग जो होते हैं वो बीच में कहीं ना कहीं रुकावट खड़ी करते हैं। जब तक वो भावना, इमोशंस और संवेग हमारे अंदर नहीं है, नैतिकता का प्रारंभ नहीं होता है। नैतिकता बनती ही उनसे है। तो आगे है 3 कारण जो व्यक्ति को रोकते हैं। किसी भी व्यक्ति को ऐसे 3 कारण हैं जो रोकते हैं उसे उसका जो भी राइट टास्क या रॉन्ग टास्क है, जैसा भी है, करने से। वो 3 कारण हैं, उनकी बात वो करते हैं। तो पहला जिसमें है, वे लोग जो विशेष परिस्थिति में प्रसन्नता या दुख और दूसरों की भावनाओं की आसक्ति के कारण, प्रसन्नता या दुख या प्रसन्नता या दुख के प्रति जो हमारी आसक्ति होती है, जो हमारा अटैचमेंट है किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति, रिश्तों के प्रति हमारा जो अटैचमेंट है, मैत्री संबंध के प्रति जो हमारा अटैचमेंट है, उसके कारण कोई व्यक्ति जो है वो कोई कर्म करने से रुक जाता है। ऐसे व्यक्ति को जो अरस्तु है उसने कहा है कंटिनेंट। कंटिनेंट मतलब जो पूर्ण है, जो मास्टरी जिसकी है किसी काम पे, जो किसी काम का मास्टर है, उसको कंटिनेंट बोला है। तो जो कंटिनेंट की बात जब वो कर रहा है तो वो लोग हैं जो कि मास्टरी लिए हुए हैं, जो कभी कभी वो कोई काम नहीं कर पाते हैं और उनको जो काम वो करने से नहीं रोकते हैं। कोई भी कर्म है वो रोकता है उनका इमोशंस, और उसकी जो केवल भावना ही वो सामने आती हैं, या कोई ड्यूटी जो दूसरी तरफ कहीं और होती है वो सामने आ जाती है, तो वो रुक जाते हैं। दूसरा है वो व्यक्ति जो इनको अस्तु इनकंटिनेंट बोलते हैं, जो इनको कहते हैं क्योंकि वे एनकाउंटर प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं। दूसरे प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो इनकंटिनेंट पर्सन होते हैं, जो कि मास्टरी जिनकी नहीं होती है, किसी अधिकार जिनका नहीं होता है, मास्टरी जिनकी किसी काम पे नहीं होती है। उसका कारण है कि वो जो उनके ऊपर प्रेशर आता है, वो जो उनके ऊपर दबाव आता है इमोशंस का, वो झेल नहीं पाते हैं और उसके कारण वो टूटते चले जाते हैं, अपनी ड्यूटी निभाने में असफल होते हैं। तो वो दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं। तीसरे एक प्रकार के और व्यक्तियों की जिन अरस्तु ने बात की है, जिनको कि नैतिक कर्म करने के दौरान समस्याएं आती हैं, और समस्याएं ऐसी आती हैं कि वो नैतिक कर्मों से बिल्कुल टूट ही जाते हैं। वो कहते हैं कि वे लोग तीसरे प्रकार के हैं जो कि कर्म करने से ही इनकार कर देते हैं, नैतिक कार्य करने से ही इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि जस्टिस, टेम्परेंस, जेनरसिटी की कोई भी मूल्य नहीं है, अथवा उनका मूल्य बहुत कम है।
These are said evil by Aristotle and they are driven by desires of domination and luxury. तीसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो कि सोचते हैं कि समाज में न्याय, साहस, संयम, सहनशीलता, प्रेम, सहानुभूति, मैत्री या क्या बोलते हैं शिष्टाचार आदि का कोई भी मतलब नहीं है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ठीक, जो इस तरह की विचारधारा रखते हैं और इस कारण वो इन्हें मानते ही नहीं हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जो पूरी तरह से जब अपना जो कोई भी कर्म जो करते हैं वो कर्म इस भावना से प्रेरित होते होके करते हैं कि जिनकी जो कि ऐश आराम लग्जरी, ठीक है, और अपनी जो इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं आप जिन्हें मान सकते हो, शराब, मांस आदि जो भी एक्सवाइजेड होती हैं, उन भौतिक इच्छाओं की डोमिनेशन के कारण उनके प्रभाव में आके वो कोई भी कर्म करते हैं। अगर कोई नैतिक कर्म भी वो करेंगे, अगर वो किसी की सहायता भी करेंगे, तो उसके पीछे उनका कोई ना कोई पर्पस होगा जो कि ओबियसली उनकी किसी डिज़ायर के द्वारा जो है वो उसके द्वारा वो डोमिनेट होगा, प्रभावित होगा, और ना वो कोई नैतिक कर्म भी नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को अरिस्टोटल इविल बोलते हैं। दीज आर द इविल ऑफ द सोसाइटी, ठीक, ये किसी भी इस तरह की चीज़ को नहीं मानते जिनको कि हम नैतिक सद्गुणों के रूप में या समाज में व्यवहारिक सद्गुणों के रूप में लेते हैं, इन सबको इग्नोर कर देते हैं। देखो, दो कैटेगरी हैं, तीन कैटेगरी हैं। प्रथम प्रकार के लोग वो हैं जो कि नैतिक कर्म करके खुश होते हैं, करते हैं, और वो नैतिक कर्म अपने इसी तरह से करते हैं जैसे वो कार्डिनल वर्च्यूज़ को फॉलो करते हैं, जैसे उनके वो हैबिट में है नैतिक कर्म करना, ठीक है। अगर वो इसकी सहायता, उस वहाँ पे हम उन व्यक्तियों को रख सकते हैं जो ड्यूटीफुल व्यक्ति है, जो किसी की सहायता, किसी को सहायता या किसी को दान इस उद्देश्य से नहीं करते कि उसका उन्हें प्रतिफल चाहिए, वो सिर्फ इस उद्देश्य से करते हैं कि ये उनकी हैबिट है, उन्हें करना ही करना है। तो ऐसे लोग जो है वो ड्यूटीफुल लोग कहलाते हैं। तो इन लोगों को अरिस्टोटल ने कंटिनेंट कहा है। कभी कभी वो अपने इस से फिर जाते हैं जब वो किसी न किसी दो कंडीशंस में आपस में जब वो टकराव पाते तो उसका एक का चुनाव उन्हें करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इस तरह का ड्यूटीफुल व्यक्ति है और एक तरफ उसकी पत्नी है और इस तरफ उसका एक भाई है, जिसमें से दोनों में से किसी एक को बचाना चाहता है, लेकिन उसके पास केवल इतनी अमाउंट है एट प्रेजेंट, विद इन 1 आवर उसे वो अमाउंट जमा करनी है, अदरवाइज 1 आवर में 10-10 मिनट में उसे डिसीजन लेना है कि इसको या इसको। हॉस्पिटल्स में अक्सर ऐसे केस देखने को मिलते हैं जब जच्चा और बच्चा के बीच में से एक को बचाने की कंडीशन अक्सर डॉक्टर्स के पास आती है, तो वहाँ पे पिता को डिसीजन लेना होता है, ठीक। तो सिमिलर काइंड ऑफ जो वहाँ पे आते हैं तब वो अपना ड्यूटी फॉलो नहीं कर पाते। अदरवाइज ड्यूटी तो दोनों के लिए होती है, एक पिता के बेटे के लिए भी और एक अपनी पत्नी के लिए भी, लेकिन वो बचाता किसको है, ये उसकी कहीं ना कहीं एक तरफ से उसे झुकना ही पड़ता है। तो वहाँ पर वो मजबूर हो जाते हैं ये लोग, इस तरह के लोग, वरना वो ड्यूटीफुल लोग होते हैं, ठीक है। तो पिता का कर्म एक ड्यूटी का कर्म है। सिमिलरली और भी ड्यूटीफुल लोग होते हैं जो इस वजह से कुछ नहीं कर, इस उद्देश्य से नहीं करते कि उनको इसका कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, बल्कि वो करते हैं क्योंकि उनकी हैबिट में होता है। जैसे कि अरिस्टोटल ने कहा है कि हमें हैबिट में ही ये चीज़ लानी पड़ती है बचपन में। जिस तरह का इन्वायरमेंट, जिस तरह का माहौल, जिस तरह के संस्कार हमें बचपन से मिलते हैं, वैसा ही हमारा जीवन डेवलप होता है आगे बड़े होकर। सेकेंडली, जिनको अरिस्टो ने इनकंटिनेंट कहा है, वो व्यक्ति होते हैं जो ये आदत जिन जानते हैं, जो ड्यूटी जानते हैं, कर्तव्य जानते हैं, जो सब जानते हैं, लेकिन वो ये फॉलो नहीं कर पाते हैं बिकॉज वो अपने इमोशंस में होते हैं, और उन इमोशंस के कारण वो उनकी बजाय, अपनी ड्यूटीज़ की बजाय वो किसी और दूसरा काम करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दान देना है या किसी की सहायता करना है, तो अगर वो जा रहा है और उसे किसी की सहायता करनी है और उसे ऑफिस पहुंचना है, तो वो वहाँ पर उसको उठा के हॉस्पिटल पहुंचाता है। वो इस पर्पज़ से पहुंचाता है कि शायद मेरी किसी ने, या उसको याद होगा कि किसी ने ऐसे मेरी हेल्प की थी। दूसरा वो सोचता है कि चलो बॉस को ये कहूँगा तो इसका कुछ रिवार्ड मिलेगा, या कुछ ना कुछ वो, या फिर वो बहुत इमोशनल आदमी है, वो इतना इमोशनल है कि वो कहता है कि नहीं, इसको मैं हॉस्पिटल पहुँचाऊँगा, इसकी जान बचाना आवश्यक है, बेशक मैं लेट हो जाऊँ, मेरी एक दिन की ड्यूटी न हो पाए, तो वो उसे उठा के इमोशंस में जाके पहुंचाएगा। तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दबाव में काम करता है, इम्पल्स काम करता है, वो पैशन में काम करता है। ये सेकंड टाइप का व्यक्ति होता है, ठीक है। ड्यूटीफुल व्यक्ति हर कंडीशन में वो काम करेगा, किसी का बुरा हो किसी का भला हो, ही डजंट केयर। बट इमोशंस वाला व्यक्ति वो उसमें काम, वो ड्यूटी हो फलना काम नहीं करेगा, वो किसी का भला बुरा देखेगा, खुद का भी देखेगा, तब जाके वो काम करेगा। खुद का नहीं भी देखे तो आम पब्लिक का जरूर देखेगा। मोस्टली पर्सन इसी तरह के सोसाइटी में होते हैं।
थर्ड काइंड जो पर्सन है, जो फर्स्ट टाइप के जो पर्सन होते हैं वो सैद्धांतिक पर्सन होते हैं। सेकंड काइंड के जो ये पर्सन है ये सैद्धांतिक पर्सन नहीं है, ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल पर्सन है। थर्ड काइंड के जो पर्सन है वो उस तरह के पर्सन होते हैं जो कि जो बताया, जिनको अरिस्टोटल ने एविल कहा है, जिनको कुछ लेना देना ही नहीं है, कुछ होता रहे, वो अपना कोई भी काम जो है उस प्रभाव में नहीं करेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो इस प्रभाव में करेंगे कि वो अपने डिज़ायर्स से डोमिनेट होते हैं, अपनी इच्छाओं के प्रभाव में होते हैं। वो इच्छाएं उनकी मानसिक भी हो सकती है और भौतिक भी हो सकती है। उन इच्छाओं के प्रभाव में ही वो कोई काम करते हैं। तो इसके बाद वो कहते हैं, अरिस्टोटल कहते हैं कि अरिस्टोटल कॉल्स द एथिकल वर्च्यूज एज डिस्पोजिशन, ए टेंडेंसी ऑफ डिस्पोजिशन इंड्यूस्ड बाय हैबिट्स। अस्तु जो है वो वर्च्यूज़ को यानी सद्गुणों को जो है वो एक डिस्पोजिशन मानते हैं, यानी कि वो हमारी प्रवृत्ति है। डिस्पोजिशन का मतलब प्रवृत्ति। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर जो सद्गुण है, पर्टिकुलर जो वर्च्यू है वो फॉलो करना हमारी प्रवृत्ति है। सद्गुणी होना हमारी प्रवृत्ति है। हम अपनी प्रवृत्ति से ही, प्रकृति से ही सद्गुणी हैं। अब कौन सा सद्गुण हम फॉलो करते हैं ये बात की बात है। तो ये जो सद्गुण जो है, जो सद्गुण होने की जो प्रवृत्ति हमारे अंदर डेवलप होती है, एक तो प्रवृत्ति मिली हमें, सद्गुण होंगे ही हम बाई नेचर। जैसे हम एक मनुष्य जब पैदा होगा तो ऑब्वियसली वो देखने की शक्ति के साथ ही पैदा होगा, ठीक है। अंधा भी होगा तो आँख होगी, देखने की शक्ति नहीं होगी। तो बेटर ये आँख जो है ये उसका उसकी जो इंस्टिंक्ट है जो उसके साथ आ रही है, और तो वो उसकी नेचर है। तो सिमिलरली यही इसी व्यक्ति को मान लेते हैं, सद्गुणों को मानते हैं। तो ये तो प्रवृत्ति तो हम लेके आते हैं, ये प्रवृत्ति डेवलप होती है, इंड्यूस्ड की जाती है, प्रेरित की जाती है। किसके द्वारा? हमारी हैबिट्स के द्वारा, हमारे आदतों के द्वारा। और आदतों और हैबिट्स से तात्पर्य है किस तरह का माहौल आपका है, उसमें आप किस तरह की प्रैक्टिस करते हैं। मान लो आप ऐसे माहौल में हैं जहाँ पे किताबें हैं और आप पठन पाठन का कार्य करने वाला पूरा घर परिवार पढ़ता है, तो वहाँ पे आपकी हैबिट पढ़ने पढ़ाने की ही हो जाएगी। आप ऐसे ही घर में पैदा होते हैं जहाँ पर आप खेल जगत के लोगों के बीच में, तो आप खेलने की हैबिट से आपका सद्गुण जो है वो डेवलप करोगे, आप अपना सद्गुण उस तरफ डेवलप करोगे। तो जिस तरह का एटमॉस्फेयर, जिस तरह के हैबिट्स आपकी होंगे, उसी तरह का सद्गुण आपका डेवलप हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज़, तो यहाँ पे देकारते बात करते हैं इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज़ क्या क्या हैं। उन्होंने जो 5 इंटेलेक्चुअल वर्च्यू बताए हैं उन पे मैं चर्चा करूँगा। इंटेलेक्चुअल वर्च्यू उन्होंने केवल 5 ही बताए हैं। दूसरे जो वर्च्यू हैं जो कि इमोशनल या मोटिवेशनल के द्वारा जो वर्च्यू डेवलप है, जिनको उन्होंने प्रैक्टिकल वर्च्यू जिसको कहा है, उनकी ऐसी कोई संख्या नहीं हो सकती। जो भी हमारे आपसी रिलेशन से वर्च्यू पैदा होते हैं, जैसे वो साहस है, आपका संयम है, आपकी दया है, आपकी मैत्री है, या आपका प्रेम है, या सहानुभूति है, सहनशीलता है, ये जैसे शिष्टाचार है, ठीक है, ये सब जो, या सम्मान करने की आदत है, या ये सब जो वर्च्यूज़ हैं ये आपके समाज के दिए हुए वर्च्यू होते हैं, जो कि भिन्न भिन्न रूप में समाज में डेवलप होते हैं। उन पे आप व्यवहार करते हुए व्यवहारिक सद्गुण हैं वो आपके। जो व्यवहारिक की बजाय जो बौद्धिक सद्गुण है उनकी वो बात करते हैं इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज़। तो इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज़ की जब वो बात करते हैं तो 5 इंटेलेक्चुअल वर्च्यू वो बताते हैं। कौन कौन से? वो बात करते हैं थ्योरेटिकल विजडम की, साइंस की, एपिस्टेमिक, साइंस को उन्होंने एपिस्टिक, मैं पहले 5 वर्च्यू बता देता हूँ। थ्योरेटिकल विजडम है, साइंस की बात करते हैं, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग की वो बात करते हैं, प्रैक्टिकल विजडम की वो बात करते हैं, क्राफ्ट एक्सपर्टीज की वो बात करते हैं। हिंदी में बताता हूँ 5। पहला उन्होंने बताया थ्योरेटिकल विजडम। थ्योरेटिकल विजडम, तो इस थ्योरेटिकल विजडम मतलब सैद्धांतिक होना। कोई व्यक्ति जो सैद्धांतिक है, जिसके अंदर ये वर्च्यू है कि वो सिद्धांतों के ऊपर चलता है, नियमों के ऊपर चलता है, या सिद्धांतों से लेके चलता है, तो उस तरह का व्यक्ति होते हैं। लॉ, कानून, ये चीज़ें जो उसके अंदर हैं, तो ये जो गुण है, ये सद्गुण जो है, सैद्धांतिक होना हमारा, ये हमारे उसमें आ जाता है। हमारे ये हमारा कार्डिनल वर्च्यू का फर्स्ट टाइप है, यानी कि इंटेलेक्चुअल वर्च्यू का पहला प्रकार है। इसको सैद्धांतिक सद्गुण उसने बोला है अरस्तु ने। दूसरा है साइंस, यानी ज्ञान विज्ञान, जिसे उसने बोला है एपिस्टेमिक। एपिस्टेमिक का मतलब होता है एम्पिरिकल, ज्ञान मीमांसा। एपिस्टेमोलॉजी, हम ज्ञान किस तरह से लेते हैं, ठीक है, ज्ञान मीमांसा।
एपिस्टेमिक शब्द से वो ये बनाते हैं साइंस। साइंस का मतलब है यहाँ पे कि हम अनुभव यानी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ ग्रहण करते हैं वो, और 5 ज्ञानेंद्रियों के मनन से हमारा मन जो इमेजिनेशन जो हमारी जो कुछ तैयार करती है वो वो सबको सब एपिस्टेमिक में आ जाता है। वो नॉलेज हम जो प्राप्त करते हैं इनके माध्यम से, तो इसे उन्होंने साइंस के अंतर्गत रखा है। तीसरा जो वर्चू उन्होंने बताया इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग, जो हमारी अंतरानुभूति होती है, समझ होती है, जो हमारी आंतरिक समझ होती है, जो कि इंटेलेक्ट और इमोशंस इन सब से मिल के जो बनती है समाज में, वो हमारी इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसे हम बोल सकते हैं आंतरिक, इसने बोला कि आंतरिक विवेक हम जिसे कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अंदरूनी विवेक या सैद्धांतिक विवेक जो होता है वो इंट्यूटिव का हमारी अंडरस्टैंडिंग है। चौथी की जो वो बात करते हैं वो बात करते हैं प्रैक्टिकल विजडम की, ये एक और सद्गुण है। प्रैक्टिकल विजडम की वो बात करते हैं, ये एक और सद्गुण है। प्रैक्टिकल विजडम का मतलब है व्यवहारिक विवेक, व्यवहारिक ज्ञान। यहाँ पे आके आपके जो है इमोशंस, संवेग और आपके जो नीति शास्त्र है वो शुरू हो जाता है, नैतिकता शुरू हो जाती है, नैतिक सद्गुण शुरू हो जाता है कि आप समाज में किस तरह से उसको डील करोगे। किसी भी प्रॉब्लम को ये डील करने की जो कला है, ये आपका व्यवहारिक विवेक है। और इस व्यवहारिक विवेक के अंतर्गत दूरदर्शिता बहुत इंपॉर्टेंट है। दूरदर्शिता, सहनशीलता, शिष्टाचार, प्रेम, ये सब कुछ एक साथ आ जाते हैं इसके अंदर। और इन सब के साथ इंटरबैलेंस बना के आप किस तरह से एक्टिव रहते, किस तरह से सोसाइटी में एक्टिव रहते हो, किस तरह से दूसरों के साथ आपके संबंध बनते हैं, दूसरों के साथ आप किस तरह से डील करते हो, ये जो चीज़ें हैं ये इसमें आती हैं, जिसको उसने प्रैक्टिकल विजडम कहा है। और तीसरा जो लास्ट सद्गुण है, जो पांचवा सद्गुण है, उसको अरस्तु ने बोला है आपका क्राफ्ट एक्सपर्टीज, यानी कि हाथ का जो कार्य होता है, आपकी जो कला होती है कुछ करने की, ये वर्चू सीधा सीधा आपके पेशे से संबंधित है। जो पेशा टीचिंग का होगा तो आपसे पेशा टीचिंग का, या पेशा आपका कोई और होगा तो आप साइंटिस्ट, डॉक्टर हो गए, साइंटिस्ट बन गए, तो पेशा वो हो सकता है। लेकिन ये वो नॉर्मल पेशे जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं कि कोई दुकान कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई मतलब जो डॉक्टर बन गया है, कोई ये जो धंधा कर रहा है, कोई दर्जी है, कोई तेली है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ये जो है ये क्राफ्ट एक्सपर्टीज़ है, कोई बढ़ाई है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, कोई वेल्डर है, ये जो पेशे हैं जिनको आप बोलते हैं ये आपकी क्या बोलते हैं इनको, हम बोलते हैं ये मेरी ट्रेनिंग, ये मेरी ट्रेट या ट्रेन जो मेरा जो जो मुझे काम करने के लिए प्रोफेशनली जो मैं करता हूँ उसको ये बोला गया है। हाथ का क्राफ्ट, हाथ के जो काम करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, वो कार्य इसके अंतर्गत आते हैं, जो अपने हाथ से एक मैकेनिक के तरह से अपने आप में एक डिज़ाइनर होने के तरह से हम वो करते हैं। तो जिसमें आपका फैशन डिजाइनिंग भी उसी में आ जाएगा, आपका टीचिंग भी उसी में आ जाएगा। ये जो, लेकिन उसके लिए जो ऊपर वाले वर्चू हैं वो भी चाहिए होते हैं, क्योंकि वो वहाँ से डोमिनेट करके काम करते हैं। आप सैद्धांतिक भी होगे, आप इंटेलेक्चुअल भी होगे, क्योंकि सब कुछ इंटेलेक्चुअल के अंतर्गत आता है। आपकी इंटेलेक्चुअल, आपकी बुद्धि, आपकी प्रज्ञा किस तरफ आपको हैबिट के कारण किस तरफ आप जाते हो और आपकी इंटेलेक्चुअल किस तरफ लगती है। एक चोर, अगर कोई व्यक्ति चोरी करना सीखता है तो चोर की हैबिट भी वो बचपन से अपने अंदर डेवलप करता है और वो आपके इंटेलेक्ट सारी की सारी चोरी में लगा जाता है। तो जिस प्रकार की चोरी एक चोर कर पाएगा, उस प्रकार की चोरी एक तिजोरी बनाने वाला इंजीनियर भी नहीं कर पाएगा। चाहे उसने बनाई है चोरी चोरी करने से बचाने के लिए, बट वो चोर जो उससे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसकी सारी की सारी इंटेलेक्ट उधर लग रही है। जिस तरफ आपकी जिस वर्च्यू में आपकी इंटेलेक्ट लगती है आप उसी में काम करते हो। ये इस तरह के वर्च्यू हैं जो कि ये अरिस्टोटल का टोटल डिवीजन है। और ये वर्च्यूज़ के बारे में बताया है उसने कि किस तरह से आदमी की प्रवृत्ति के हिसाब से या प्रैक्टिकल के हिसाब से ये वर्च्यूज़ होते हैं। ओबियसली इन सब वर्च्यूज़ का मैनेजमेंट में, किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, आप कहीं पर भी मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप किसी इंस्टीट्यूशन में मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट में डील कर रहे हैं, आप कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे आप कोई डीन बन के बैठे हैं, आप किसी उद्योग में डील कर रहे हैं, आप किसी मॉल में डील कर रहे हैं, आप कहीं पर भी मैनेज कर रहे हैं। तो ये वो क्वालिटीज़ हैं जो क्वालिटीज़ जिस, अब वहाँ पे मैनेजर जो होता है वो ये चीज़ देखता है कि किस व्यक्ति के अंदर कौन सी क्वालिटी ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। वो जो क्वालिटी उस व्यक्ति के अंदर जो डोमिनेट कर रही है उसको उसी प्रकार का कार्य डिवाइड कर दिया जाता है, उसे उसी प्रकार का कार्य उसे डिलीवर कर देते हैं कि भाई ये कार्य तू कर।
तो उस हिसाब से मैनेजर या मैनेजमेंट जो होता है वो डेवलप होता है। तो जिसका जो प्रवृत्ति है, जो प्रैक्टिकली जो डील करने में है सहायक है, उसको उसी प्रकार की डीलिंग देना किसी भी इंस्टीट्यूशन में या किसी भी उद्योग में, इंडस्ट्री में, तो वो जो चीज़ है वही वहाँ पे अरिस्टोटल उसी की बात करता है कि वहाँ पे आपको किस वर्चुअस पर्सन की किस पर्टिकुलर काम के लिए नीड है, उस वर्चुअस पर्सन को उस काम के लिए ढूंढा जाता है। बेसिकली हम करते भी ये हैं, हमें इंजीनियरिंग के लिए, किसी इंजीनियरिंग के काम के लिए इंजीनियरिंग की नीड है तो हम इंजीनियरिंग भी करेंगे, हम इंजीनियरिंग के पर्सन को ढूंढेंगे, हम मेडिकल साइंस के पर्सन को ढूंढेंगे, जो भी है हमारी नीड है जिस हिसाब की हमारे इंडस्ट्री के हिसाब से उसी प्रकार के हम ढूंढेंगे। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर एक्टर की नीड है तो वहाँ पे एक्टर टाइप के लोग ढूंढे जाएंगे जो ड्रामा ज़्यादा करते हों। किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल में अगर नीड है कि जो जांच करने वाले की नीड है जो कि ये टेस्ट कर सके, तो उसमें उसके एक्सपर्ट को ढूंढा जाएगा। वो एक्सपर्टीज़ कौन है उसको लाया जाएगा, उसको बैठाया जाएगा। तो ये क्राफ्ट एक्सपर्टीज़ हैं सबकी सब। आगे थोड़ी और फाइनल बातें और कर लेते हैं, कुछ कहते हैं अरिस्टोटल आगे बारे में। तो सबसे पहले तो निकोमेकियन एथिक्स पुस्तक है अरिस्टोटल की, जिसमें उन्होंने अपने सद्गुण के विचार रखे हैं निकोमेकियन एथिक्स नाम की किताब में। और निकोमेकियन एथिक्स की बुक नंबर 7 फर्स्ट और 10वीं जो उसकी सिद्धांत जो प्रस्तुत करता है, उसमें वो कहता है, मैं अरिस्टोटल इन्वेस्टिगेट्स कैरेक्टर ट्रेट्स कंटिजेंस, जो हमारे चारित्रिक विशेषताएं होती हैं उनके बारे में वो वहाँ पे उसमें बात वो करते हैं, उन्हीं के बारे में हम बात अब करेंगे थोड़ा सा। तो वो कहते हैं कि Character traits, continence and incontinence, they are vices but not as praiseworthy as virtuous. अब निकोमेकियन एथिक्स में 7th पार्ट में जब वो इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज़ के बाद जो प्रैक्टिकल वर्च्यूज़ पे आते हैं और एक व्यक्ति की उन विशेषताओं पे आते हैं जो उसे व्यवहार में उतारनी होती हैं, तो वहाँ पर वो 2 तरह का सवाल वो खड़ा करते हैं। वो कहते हैं कि इस पंक्ति में या इस धारा में 2 प्रकार के लोग हो सकते हैं। एक होंगे कंटिनेंस, एक है इनकंटिनेंस। यानी कि कैरेक्टर ट्रेड क्या होगी ऐसे लोगों में, जो आदमी होते हैं जो वर्चुअस होते हैं उनकी कैरेक्टर ट्रेड क्या होती है। एक होती है कंटिनेंस, एक होती है इनकंटिनेंस। यानी कि मास्टरी किसी की, मतलब कि किसी की विशेषज्ञता या अविशेषज्ञता। तो कहते हैं कि दे आर वाइसेस बट नॉट एज प्रेजवर्थी एज वर्चुअस। ऐसे लोगों को वाइस कहा जा सकता है, यानी कि जिनके अंदर दुर्गुण हैं सद्गुण के बजाय, जिनके अंदर वैशन या दोष जिनके अंदर हैं, ऐसे लोग वो लोग होते हैं। और उन लोगों को हम वर्चुअस नहीं कह सकते। जिस तरह से वर्चुअस जिन लोगों को हम कहते हैं, वर्चुअस हम उन्हीं लोगों को कह सकते हैं। ठीक। अब वो कहते हैं कि बट नॉट एज प्रेजवर्थी एज वर्चुअस। एक शब्द वो जो ग्रीक में लिया जाता है अक्रेशिया, अक्रेशिया शब्द, जिस अक्रेशिया शब्द को इनकंटिनेंस, लेक ऑफ मास्टरी जिसका मतलब होता है, और एक शब्द है एनक्रेशिया। एनक्रेशिया शब्द का जो मतलब है वो है कंटिनेंस और मास्टरी, यानी कि एक हमारा इनकंटिनेंट है, एक है कंटिनेंट है। ठीक। तो एन अक्रेटिक पर्सन गोज अगेंस्ट द रीजन एज ए रिजल्ट ऑफ सम पैथोज लाइक इमोशंस एंड फीलिंग्स। जो एक्रेटिक पर्सन एक होता है, यानी कि जो इनकंटिनेंस जो पर्सन होता है, वो कभी कभी या हम कहें कि अक्सर वो जो अपनी जो 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 रीजन, जो बुद्धि जो चीज़ हमें बता से, बुद्धि के अगेंस्ट कुछ काम करता है, बुद्धि के खिलाफ जाके, बुद्धि के विपरीत जाके कुछ काम करता है। वो इस वजह से करता है कि वो रीज़न संपैत, क्योंकि उसको किसी न कुछ ऐसी रुकावटें होती हैं, कुछ ऐसी मुसीबत दिक्कतें उसके सामने पेश आती हैं, लाइक फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो इमोशंस और फीलिंग्स में जब कोई व्यक्ति बंधता है, जैसे मैंने पहले बताया था इनकंटिनेंस लोगों के बारे में जिनकी वो बात करता है अरिस्टो, तो इनकंटिनेंस लोग वहीं पे फंस के कुछ काम नहीं करते हैं। तो दूसरा उन्होंने बात की है एन एनक्रेटिक पर्सन एक्सपीरियंसेस ए फीलिंग दैट इज कंट्रेरी टू रीजन लाइक द एक्रेटिक, बट unlike the acretic, he acts accordance with the reason. An acretic person
अकॉर्डिंग विद हिज इमोशंस एंड क्रिएटिव पर्सन्स, यानी वो पर्सन्स जो कि कॉन्टिनेंट होते हैं, ठीक है, जो कि जिनकी की मास्टरी होती है, वो मास्टरी वाले पर्सन जो होते हैं जब कोई काम करते हैं तो वो अपने रीजन के अनुसार करते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी जो आपके ये क्या बोलते हैं इनकॉन्टिनेंट पर्सन है उनके अनुसार नहीं होता है, उनको छोड़ के उनसे हट के वो रीजन के अनुसार काम करते हैं। लेकिन जो इनकॉन्टिनेंट पर्सन है तो पूरा का पूरा जो होता है वो अपने रीजन को छोड़ के अपने इमोशंस के अनुसार काम करते हैं। हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ एक्रेशिया, यानी कि जो आपके इनकंटिनेंस पर्सन हैं, जो दूसरे दर्जे के पर्सन हैं, जो कि अपने इमोशंस में आके कोई काम करते हैं, उनके क्या प्रकार हैं। उनके दो प्रकार के बारे में देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर दूँ कि जो एक एक प्लेज़र और पेन का कंसेप्ट यहाँ पे अरिस्टोटल लेके आते हैं। प्लेज़र यानी कि आपको प्रसन्नता, यानी आपका सुख, और पेन यानी आपका दुख, ये दो चीज़ें आपको लेके आते हैं वहाँ पर अरिस्टोटल लेके आते हैं। तो प्लेजर का कंसेप्ट वहाँ पे काम करता है जहाँ पे प्लेजर का मतलब है कि वो प्लेजर के लिए बहुत सीधा, प्लेजर का मतलब ये नहीं है कि जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, का उदाहरण वो देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति को बुखार है या बीमार है, पीड़ित है, कोई रोग है, उस रोग में वो उस रोग से धीरे से मुक्ति पाई किसी दवा के कारण, तो दैट इज़ नॉट ए प्लेजर। वो उसे खुशी नहीं मानते, उसे सुख नहीं मानते। वो आपकी एबनॉर्मल कंडीशन से नॉर्मल कंडीशन में आने की परिस्थिति है। प्लेजर जो उन्होंने माना है, वो प्लेजर माना है उन्होंने उस परिस्थिति को जब आप नॉर्मल हो, उसके बाद अगर आपके किसी एक्टिविटी से कोई चीज़ उत्पन्न हो। और प्लेजर को उन्होंने कंटिन्यूस एक्टिविटी बोला है, ना कि उसका फल बोला है। उन्होंने कहा है बैड विदाउट क्वालिफिकेशन। प्लेजर वो चीज़ है जो बैड विदाउट क्वालिफिकेशन है, यानी कि यदि आप उसके योग्य नहीं हो, आपने उसको अर्जित नहीं किया है, स्वतः वो आ रही है, तो वो बहुत बुरी चीज़ है। प्लेजर तब है जब वो क्वालिफाइड हो। क्वालिफाइड होने का मतलब आपकी एक्टिविटी के द्वारा वो अर्जित की जाए। अगर वो एक्टिविटी से अर्जित नहीं की गई है तो प्लेजर कहलाने के लायक नहीं है। सिमिलर हैपनिंग इन आवर सोसाइटी। सब कुछ हमें मांग के छीन के चाहिए, हम अर्न कुछ नहीं करना चाहते हैं, और जब तक हम अर्न नहीं करना चाहेंगे तो रियल प्लेजर नहीं होगी। हमें दिखावे की प्लेजर मिल जाती है, बट दैट इज़ नॉट अ रियल प्लेजर। तो हम उस दिखावे की प्लेजर के साथ, उस नकली प्लेजर के साथ, उस हावो हाव में जीना सीख गए हैं, एंड वी थिंक दैट दिस इज प्लेजर, बट दैट इज़ नॉट प्लेजर, दैट इज़ इन रियल सेंस दैट इज़ पेन, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग पेन फॉर सम अदर वन। जब आप अपने प्लेजर के लिए स्वार्थी होते हो और उसको बिना किसी एक्सरसाइज के, बिना किसी मेहनत के आप उसको अर्जित करना चाहते हो, तो वो जो प्लेजर है वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी को पेन दे के आ रही है। ऑब्वियसली वो किसी को पेन दे के आएगी। फॉर एग्जांपल, आपको किस्मत से आपके चाचा नेता है, उनकी वजह से आपको जॉब मिल गई। वो जॉब जो एक ही थी और वो किसी और व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति को मिल सकती थी, तो आपने वो जॉब अर्जित कर ली बिकॉज आपका प्रभाव था, आपने कुछ वहाँ पे उसके लिए परिश्रम नहीं किया, आपका प्रभाव था, प्रभाव के कारण वो जॉब आपको मिल गई। बट उससे जिससे वो जॉब छूटी है उसका वो पेन है। आपका प्लेजर कहीं को पेन दे के आ रहा है, और जो प्लेजर सॉरी, जब वो प्लेजर पेन दे के आता है तो प्लेजर नहीं है रियल सेंस में। और हमारे प्लेजर और पेन इसी तरह से आपस में गुथे हुए हैं। तो प्लेजर अरिस्टोटल के अनुसार वो प्लेजर है जो कि किसी परिश्रम से अर्जित किया जाए, जो कि क्वालिफाइड हो, ठीक है, जो कि क्वालिफाइड हो, जो कि बिना क्वालिफिकेशन के आपके अंदर नया है। आप बीमार हो और आप दवा से ठीक कर रहे हो और आपको खुशी का अनुभव हो रहा है, दिस इज़ नॉट प्लेजर। ये आप एक सेंस में, आपके सेंस में प्लेजर हो सकता है। दूसरा प्लेजर की विशेषता होगी कि वो सार्वभौमिक होगी थोड़ा सा। तो यहाँ पर प्लेजर और पेन के रेफरेंस में अरिस्टोटल ये दो डिवीजन करते हैं, जो वो करते हैं कि वो एक को कंटिनेंट और एक को इनकंटिनेंट बताते हैं। फिर वो इनकंटिनेंट के भी दो डिवीज़न करते हैं। क्या करते हैं इनकंटिनेंट के दो डिवीज़न, यानी कि जो इनकंटिनेंट बोल सकते हैं हम कि जो अपूर्ण है, यानी कि जो निर्बौद्धिक है, पूरी तरह से बौद्धिक नहीं, इमोशनल अधिक है, जिसकी मास्टरी नहीं है किसी काम में, ठीक, जो योग्यता नहीं है, अयोग्यता है। तो उसकी वो बात करते हैं। क्रेशिया के दो पार्ट वो करते हैं। एक को बोलते हैं वो इम्पेचुअसिटी, यानी कि प्रॉपर्टिया बोलते हैं उसको, और दूसरा वो बोलते हैं वीकनेस। इम्पेचुअसिटी यानी कि अविवेकी,
वीकनेस मतलब वो भी अविवेकी ही है, दोनों की स्थिति अविवेकी है। लेकिन वीकनेस और इम्पेचुसिटी के जो है, इम्पेचुस जो पर्सन होता है, जो वीक पर्सन होता है, उन दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस एरिस्टोटल ने बताया, वहाँ पे वीक पर्सन को ऊपर रखा है और इम्पेचुस पर्सन को, सॉरी इसको, हाँ, इम्पेचुस पर्सन को नीचे रखा है। वो क्या कहते हैं, वीक पर्सन गोज थ्रू ए प्रोसेस ऑफ deliberation and makes a choice, but rather than accordance with his reasoned choice, he acts under the influence of a passion. By contrast, ये बाय कॉन्ट्रास्ट बाद में देखते हैं। तो वो कहता है कि जो वीक पर्सन होते हैं वो हमेशा आपको, मोस्टली पर्सन हमारी सोसाइटी में ऐसे ही मिलेंगे। मैं ये बता के समझा के इसका एक एग्जांपल दूंगा आपको। जो मोस्टली पर्सन जो होते हैं ऐसे होते हैं। तो इम्पेचुअस जो, सॉरी, वीक पर्सन जो होता है वो हमेशा अपनी बुद्धि से सोचता है, अपनी प्रज्ञा का उपयोग करता है, विचार करते समय, डिसीजन लेते समय, बनाते समय, सब कुछ करते समय वो सब लेता है। लेकिन जब एक्शन की बारी आती है तो वो कहीं ना कहीं उससे हट जाता है, और जब वो उससे हट जाता है तो वो एक्शन हमेशा अपनी इमोशंस के अंडर, पैशन शब्द यूज़ किया उसने, अपने पैशन के अंतर्गत ले लेता है। और पैशन जो हमारे बनते हैं वो हमारी प्रवृत्ति बन जाती है धीरे धीरे, हमारी हैबिट्स से। तो जिस तरह का हमारा पैशन, हम बचपन से इस तरह के रहे हैं कि बचपन से लास्ट मोमेंट पे आके हमने, जब भी डिसीजन लेने की बारी आई, हमने लास्ट मोमेंट पे आके डिसीजन अपने स्वार्थ को देखते हुए लिया, तो हम जीवन भर वही फिर फॉलो करेंगे। आपको एक प्रदेश में, आप प्रदेश में देख सकते हो कि किसी प्रदेश के वासियों में जो होती है एक विशेषता होती है, वो विशेषता उनके अंदर हैबिट बचपन से डेवलप होती है। हर प्रदेश के वासियों की एक अलग विशेषता होती है। कोई स्वार्थी ज़्यादा होता है, कोई निस्वार्थी ज़्यादा होता है, कोई देने में विश्वास करता है, कोई लेने में विश्वास करता है, कोई साथ करके रह के करने में विश्वास करता है, कोई सिर्फ अपना अपना करने में विश्वास करता है। ये हैबिट बचपन से डाली जाती है। अरिस्टोटल के अनुसार इसे बोला जाता है वीकनेस। और वीकनेस के अंतर्गत क्या होता है कि आप सोचते तो बुद्धि से हो, बुद्धि बहुत अच्छी होती है, मोस्टली पीपल ऐसे हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जब किसी की मृत्यु हो जाती है घर में, उस वक्त जो डिसीजन लिया जाता है, उस वहाँ पर कुछ व्यक्ति होते हैं जो अपनी बुद्धि से सोचते हैं कि कैसे जो घर में जो अब ये जो मचेगा, जो कुछ ये क्या बोलते हैं इसको, जो मातम होगा, इस मातम को कैसे डील किया जाए। तो जो बुद्धिमान पर्सन होते हैं, हमारे बुजुर्ग जो अनुभवी पर्सन होते हैं, वो उसका पूरा खाका तैयार करते हैं। उनके खुद की आंख में आंसू नहीं आते, वो खुद बिल्कुल शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, सारे बंदोबस्त करते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं जो उन्हें करनी है। तो वहाँ पर वो इमोशंस में नहीं है। और जो इमोशंस में है, चाहे वो व्यक्ति है और चाहे महिला है, वो वहाँ अंदर रो रहे हैं। और वो जो उनको, जो उनके साथ जो लगे हैं, जो फिर पुरुष भी हो सकते हैं, कोई और भी, एक बुद्धिमान महिला भी वहाँ पे हो सकती है जो उन सबको डील कर रही है। एक नहीं, वो चार भी हो सकती हैं, वो भी उसी प्रकृति की होती है। तो ये वो एग्जाम्पल है कि जिसमें हम देख सकते हैं कि वीकनेस में आदमी किस तरह से यूज़ करता है। तो जो डील कर रहे हैं, जो उनको सबको लीड कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं, या उनको सबको सहायता कर रहे हैं, वो लोग हैं जो कि अपनी रीजन से सोच रहे हैं और डिसीजन भी रीजन में ही ले रहे हैं। लेकिन जो रो रहे हैं वो लोग हैं जो रीजन से सोच रहे हैं लेकिन डिसीजन इमोशंस में ले रहे हैं। सिमिलरली जो मैंने आपको विभिन्न प्रदेशों के लोगों का एग्जांपल दिया, उनकी विभिन्न प्रवृत्ति होती है, वो किस वजह से होती है। तो वो दो प्रकार के लोग हैं यहाँ पर। एक पर्सन है वीकनेस, वीक पर्सन सोचता हमेशा अपने रीजन से है, लेकिन जब वो डिसीजन लेता है तो भी वो रीजन से लेता है, लेकिन जब वो एक्शन लेता है, क्रियाविधि करता है, जब डिसीजन पे कार्य करने के बारे आते, कार्य रूप में वो बिल्कुल बदल जाता है। वो अपने किसी प्रभाव में, पैशन में, इमोशन में आके डिसीजन ले लेता है। सिमिलरली दूसरा पर्सन होता है जो कि सोचता, जो अपने रीज़न से कभी सोचता ही नहीं, जिसको उसने जो आपका ये इम्पेचुअस पर्सन बोला है। वो कहता है कि बाई कंट्रास्ट द इम्पेचुअस पर्सन डज नॉट गो थ्रू ए प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेशन, हिम्मत नहीं जुटा पाता है वो डेलिब्रेशन, एंड डज नॉट मेक ए रिस्पॉन्ड चॉइस, ही सिंपली गेट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन। वो ना कोई चॉइस बनाता है, वो देखता ही नहीं कि कोई दूसरा विकल्प भी हो सकता है। वो ये भी नहीं देखता कि कोई दूसरा विकल्प भी हो सकता है, ना वो कोई डिसीजन लेने की क्षमता विकसित करता है। वो अपना जो पैशन, उसकी जो आदत बनी हुई है, उस आदत के अनुसार तुरंत चल देता है। वो सोचता ही नहीं है, वो ध्यान ही नहीं देता कि क्या करना है, उसकी आदत है, वो वही कर देता है तुरंत और तुरंत। मान लो जैसे हमारे दोस्त होते हैं कुछ, एक होता है कि खाने का बहुत शौकीन है, वो उसको कोई मतलब नहीं है, कोई डिसीजन नहीं लेगा किसी और को भी ध्यान रखना है ना, वो तो अपना सामान लेगा, फट से उठाएगा और खाए पिएगा। सिमिलरली ये होते हैं
उनको ध्यान नहीं देना है इस चीज़ का। तो दिस काइंड ऑफ पर्सन आज आर कॉल्ड बाय अरिस्टोटल, दोज आर द इम्पेचुअस पर्सन। ओके, सो पहचान कैसे करें इन दोनों की अलग अलग, कैसे पता लगे? अरिस्टोटल ने एक जरिया इसका बताया है कि जो वीक पर्सन होता है वो जो डिसीजन लेता है वो वीक ही इसलिए है कि वो भावनाओं में बंधा, हम कहते हैं ये कमज़ोर है, तो वो कमज़ोर इसलिए वो भावनाओं के कारण कहीं ना कहीं प्रभाव में आ जाता है, लेकिन सोचता वो बुद्धि से ही है, डिसीजन लेते वक्त गलती कर देता। तो वो कहते हैं कि जो वीक पर्सन होता है वो क्या करता है कि वो डिसीजन तो सोचता तो बुद्धि से, लेकिन डिसीजन लेते वक्त इमोशंस में आ जाता है, लेकिन आफ्टर टेकिंग डिसीजन जब काम खत्म हो जाता है तो उस व्यक्ति को अपने किए का पछतावा होता है, पश्चाताप होता है, रिग्रेट करता है वो। और जब वो रिग्रेट करता है, पश्चाताप करता है, तो उसी से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि हाँ भाई ये पर्सन वीक पर्सन है, यहाँ पर ये इम्पेचुअस पर्सन नहीं है। ये पर्सन सोचता अपनी बुद्धि से है, बस निर्णय लेने में कहीं ना कहीं घबरा जाता है। दूसरी तरफ जो वो पर्सन है वो करने के बाद बुरा हुआ तो भी वो व्यक्ति कभी भी उसके लिए रिग्रेट नहीं करता, वो व्यक्ति कभी भी उसके लिए पछतावा नहीं करता, वो व्यक्ति कभी भी उसके लिए अफसोस नहीं जताता कि मेरे से ये हो गया, उसे भूल जाता है तुरंत, उसका काम सद गया, उसका काम हो गया, बस बात खत्म, अब उसे कोई रिग्रेट नहीं करना। लेकिन जो रिग्रेट करता है वो व्यक्ति समझो अपनी बुद्धि से सोचता है, बस एक्शन लेते वक्त इमोशंस में बंधा हुआ है, वो उसकी बचपन की कोई हैबिट हो सकती है। लेकिन जो व्यक्ति रिग्रेट भी नहीं करता अपने बुरे कर्म का, अच्छे कर्म का तो फल चाहेगा, लेकिन बुरे कर्म के लिए पश्चाताप करने का समय आएगा तो पश्चाताप नहीं करता बल्कि उसे टाल देता है, ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से इम्पेचुअस पर्सन है, उसकी हैबिट ही बचपन से ये है। तो वो एक तरह से बिल्कुल जिसे हम इविल टाइप कहते हैं, वो इविल टाइप, उसी को अरिस्टोटल ने कहा है। तो ये हैं अरिस्टोटल के सद्गुण और उनका पूरा डिवीज़न, और उसने बताया कि किस तरह से ये किस किस व्यक्ति के अंदर कैसे कैसे होते हैं। तो अरिस्टोटल ने जो भी अनुभव किया, क्योंकि अरिस्टोटल बौद्धिक के बजाय अनुभवी दार्शनिक था, जो भी अनुभव किया, जो भी सोसाइटी में देखा, उसी का उसने पूरा का पूरा जो फिलोसॉफिकल जो इंटरप्रिटेशन है वो हमारे सामने कर दिया है। तो ये मैनेजमेंट में किस तरह से अप्लाई होते हैं, तो ये जो गुण है तो हमें ये देखना पड़ता है कि जिसे हम मैनेजर बना रहे हैं वो कहीं इम्पेचुअस पर्सन है या वीक पर्सन है या फिर वो इंटेलेक्चुअल पर्सन है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि वर्चुअस पर्सन, इंटेलेक्चुअल पर्सन, जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है, वीक पर्सन है, इम्पेचुअस पर्सन है, यानी कि इनको दूसरी तरह से देखें तो हम कह सकते हैं कि कंटिनेंट, इनकंटिनेंट, और आपका तीसरा वाला जो क्या बोलते हैं उसको, एविल। तो कंटिनेंट, इनकंटिनेंट और ईविल जो पर्सन होते हैं उसमें से हम किससे मैनेजर बनाएं, किसे ऊंचा पद दें, और जो हमारे लिए वीक है, जो हमारे लिए इम्पेचुअस है, उसको कहाँ पे रखा जा सकता है, उसे वहीं पर रखा जाए जहाँ पे उसे डिसीजन लेने का मौका ही ना दिया जाए, सिर्फ कर्म करो, बात खत्म। तो जब हम मैनेजमेंट करते हैं किसी भी चीज़ का तो हर पर्सन को उस तरह से हमें डिवीजन करनी चाहिए, उसी तरह से उसको योग्यता के अनुसार वहाँ पे बैठा देना चाहिए, रख देना चाहिए, तो वहीं पर मैनेजमेंट परफेक्टली हो पाएगा। So that was the philosophy of Aristotle about the virtues and how they can be they may be implemented in the management, whether the any kind of management. तो ये था आज की कक्षा। इसके बाद इस पे नेक्स्ट में फिर हम विचार करेंगे जो कि कांट के वर्च्यू पे है, कांट के सद्गुणों पे है, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, बहुत मज़ा आने वाला लेक्चर है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।